बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इंतहाई इम्पोर्टेंट दो मौज़ूआत पर डिस्कशन करेंगे। पहला मौजू है हमारे माशी आदादो शुमार। वो 10 रुपये पेट्रोल और 10 रुपये डीज़ल की कीमतों के अंदर कमी के बावजूद भी उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट ना आना एक लम्हाए फ़िक्रिया है। वो भी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर जब चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर तो आता है, लेकिन जब कम होती हैं तो उसका असर कम ही आया करता है। सवाल से बात करेंगे। दूसरे और आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे यूक्रेन के अंदर फंसे तलबा के हवाले से। बड़ी कशीदा सूरत हाल है और इस सूरत हाल से निबरदाज़मा होने के लिए पाकिस्तान की एम्बेसीज़ ना सिर्फ यूक्रेन की बल्कि गिरदो नवा के तमाम ममालिक, पोलैंड, हॉलैंड, तमाम ममालिक के जो एम्बेसीज़ हैं वो भी सरगर्म नज़र आ रही हैं। उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के एम्बेसडर इन यूक्रेन डॉक्टर नोएल खोखर साहब मौजूद होंगे। जनरल डॉक्टर नोएल खोखर से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इकॉनमी पे बात करने के लिए मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मौजूद हैं, अशफाक तोला साहब मौजूद हैं और अकील करीम डैडी साहब मौजूद हैं। तीनों इकॉनमी के अंदर एक्सपर्ट्स हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले क्विकली मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ। ये बताइए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतों में कमी तो कर दी, अब अगर बाकी लोग अपनी चीज़ों की या अपनी अशिया की कीमतों के अंदर कमी नहीं करना चाह रहे, इसके अंदर हुकूमत का क्या कसूर? देखिए अनिका, पहली बात तो ये है कि सियासी बका की जंग चल रही है इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर। और यहाँ पे बड़ा वाज़े है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी सियासी गोल्स को अचीव करने के लिए माशी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो 10 रुपए बिजली, 5 रुपए बिजली और 10 रुपए पेट्रोल का रेट जो है वो कम कर देना, कोशिश ये है कि अवाम को किसी तरह कोई रिलीफ दी जाए, चाहे वो आर्जी ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ आपने देखा कि वज़ीर आज़म साहब अपने सारे इत्तेहादियों से मिल रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान, आपको याद होगा, इलेक्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो लोग उन पार्टियों को वोट दे रहे हैं जिनकी क़यादत जो है, जिनके पैसे मुल्क से बाहर पड़े हैं, उनको वोट ना दें। तो बहुत मिली जुली चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन ये बात वाज़े है कि इस वक्त पीटीआई की हुकूमत जो है वो अपनी सियासी बका की जंग लड़ रही है। लेकिन अब जो नुस्खा जी मैंने जी लगाया है, अगर 10 रुपए डीजल और पेट्रोल के ऊपर और 5 रुपए बिजली के ऊपर, तो तकरीबन जून के महीने तक 3 से 350 अरब रुपया दरकार होगा हुकूमत की तरफ से। अब हुकूमत ने ये अमाउंट जो है इतनी बड़ी, देखिए इसको आप मिनी बजट भी कह सकती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट है, इतनी बड़ी रियायत रिलीफ दी जा रही है। ये पैसा आएगा कहाँ से? क्योंकि ये बजट के अंदर तो मुख्तस नहीं किया गया। तो या तो कर्जा जात लेने पड़ेंगे या आपको नोट छापने पड़ेंगे। अगर नोट छापते हैं तो दोबारा से फिर महंगाई और ज्यादा बढ़ती है, या फिर आपको कर्जा जात जाके लेने पड़ेंगे। वजारत खजाना के अंदर से ये कहा जा रहा है कि जो आईएमएफ की कोविड के लिए पैसे रखे गए थे वो भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुए, वो हम यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि एहसास प्रोग्राम के लिए जो अमाउंट मुख्तस की गई थी वो पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुई, वो हम यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। फिर ये भी कहा जा रहा है कि डिविडेंड वसूल करेंगे रियासती इदारों से, और उस तरह ये 300-350 अरब रुपया जो है वो इकट्ठा किया जाएगा। सही। अभी आपने कहा पेट्रोल की कीमत जो आलमी मंडियों में चल रही है वो अनिका भी $113 मैंने देखी है कुछ देर पहले। हम्म तो वो जो नुस्खा है 350 अरब का, जिस तरह आलमी मंडियों में तेल की कीमत बढ़ती जाएगी वो नुस्खा और बड़ा होता चला जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाती हूँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो उसके बाद फिर अकील करीम डैडी साहब से गुफ्तगू करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी चलिए 10 रुपये फ्यूल के अंदर कम हो गया, 5 रुपये बिजली फी यूनिट कम हो गई, लेकिन सस्टेनेबल कितना है? डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब यही सवाल उठा रहे थे। अशफाक तोला साहब,
کیا یہ 300 ارب جس کی ابھی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں درکار ہوگا بجٹ تک کے لیے، یہ رقم پاکستان کے پاس ہے اتنی زیادہ اتنی بڑی سبسڈی دینے کے لیے؟ اور میں سبسڈی کو کسی طریقے سے کرٹیسائز نہیں کر رہی بیکاز یہ عوام کے لیے بڑی یوزفل ہوگی، آبویسلی اٹس اے سائی آف ریلیف اتنی مہنگائی کے اندر کہ 10 روپے کم کی ہے فیول، لیکن کیسے کمپلیٹ کریں گے اس کا کاسٹ کو کیسے کمپلیٹ کور کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا, تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو. دیکھیں, سب سے بڑی بات ہے کہ جب ہم نے شروع سے یہ دیکھا, پرائم منسٹر صاحب کا ایک فوکس تھا ڈائریکٹ سبسڈی کا, جس میں اگر میں دیکھوں تو احساس پروگرام کو بہت فوکس کر رہے تھے. اور یہ جو ہے نا, یہ جو سبسڈی جو ہے یہ ڈائریکٹ سبسڈی نہیں ہے, یہ اکراس دا بورڈ سبسڈی ہے, وچ واز ناٹ ریکوائرڈ. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو 300 ارب کی سبسڈی دی گئی ہے, اس میں ایک حد تک اگر غریب کے لیے تھی تو بہت اچھی بات تھی, مگر جو انڈائریکٹ سبسڈی جو سب کے لیے, ہر شہری کے لیے دے دی گئی ہے, میں نہیں سمجھتا یہ اس وقت کی ضرورت تھی. ہو سکتا ہے یہ پاپولر ڈیسیژن ایک ہوتا ہے کہ جی ایک پاپولر ڈیسیژن, ایک پولیٹیکل ڈیسیژن لینا ہو, مگر اس نہج پہ جو ہماری معیشت جس زبوں حالی کا شکار ہے, یہاں میں نہیں سمجھتا یہ ہونا چاہیے. ایک چھوٹا سا جو دا لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل جو پی ایم صاحب کو نظر آ رہی تھی, وہ یہ تھا کہ 268 ارب سے ہم نے ٹیکس کے ٹارگیٹ زیادہ وصولے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اب آئندہ آنے والے 4-5 مہینوں میں وہ زیادہ ہوں گے, وہ برابر ہوں گے یا تھوڑے بہت اوپر نیچے چلتے رہیں گے. کہ پچھلے 3 مہینوں میں جب ہم نے دیکھا ہے کہ امپورٹ میں ہم نے کمی واقعی کی ہے ہم نے, تو میرا خیال ہے اس کے بعد یہ آیا ہوگی. رائٹ. سو ان ادر ورڈز ابھی شورٹی نہیں ہو سکتی کہ آگے 6 مہینوں کے اندر بھی معاملات اتنے ہی اچھے رہیں جتنے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ابھی رہے ہیں. بٹ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, کنسیڈرنگ کہ یہ سال الیکشن ایئر ہے اینڈ کنسیڈرنگ کہ ہر حکومت آخری سال کے اندر ایسے ڈیسیژنز لیتی ہے جو کہ عوام کو ریلیف دینے والے ہوں یا ایٹ لیسٹ وہ امیج شو کرتے ہوں, لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے تو کمی کر دی قیمتوں کے اندر, لیکن ایک عام جو دکاندار ہے یا یہ ٹرانسپورٹرز ہیں, یہ کمی کرنے کو اپنی اشیاء کے اندر تیار نہیں ہے, اپنے پروڈکٹس کے اندر تیار نہیں ہے which they are selling. اس کا کیا کیا جائے؟ یہ 2 چیزیں ہیں انیکا. ایک تو جو ابھی جن مراحت کا جس ریلیف کا اعلان کیا گیا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی عارضی ہیں, وہ حکومت سسٹین نہیں کر پائے گی. دوسرا یہ کہ بڑا کلیئر کٹ ہے کہ اس وقت حکومت ایک سنگین, بڑی شدید قسم کے سیاسی دباؤ میں ہے, اور اس دباؤ کے نتیجے میں ایک کنفیوژن نظر آتا ہے حکومت کی طرف سے, مکمل کنفیوژن نظر آتا ہے. آپ دیکھیے کہ فروری کی 15 تاریخ کو پیٹرول کی قیمت 12 روپے بڑھائی گئی, فروری کی 28 تاریخ کو اس میں 10 روپے کی کمی کر دی گئی, فروری کی 27 تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو بجلی کی قیمت تقریباً 5 روپے 90 پیسے بڑھائی گئی تھی. فروری کی 28 تاریخ کو وزیر اعظم صاحب نے بجلی کی قیمت 5 روپے کم کر دی. جنوری 14 کو آپ کو یاد ہے کہ وہ منی بجٹ آیا تھا, اس میں بے شمار نئے ٹیکسز لگائے گئے تھے. فروری کی 28 تاریخ کو جو وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی, اس میں بہت ساری نئی کنسیشنز دے دی گئیں. تو 10 سے 15 دن گزرتے ہیں, 2 سے 3 ہفتے گزرتے ہیں, جو پرانا فیصلہ کیا ہوتا ہے اس کو تقریباً 100% جو ہے وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے. اچھا عقیل کریم ڈیڈی صاحب, موسٹ آف دا پیپل اور زیادہ تر اکانومسٹ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آخری سال کے ڈیسیژن ایسے ہی ہوں گے جہاں حکومت ریلیف دینے کی کوشش کرے گی. اگر ایسا نہیں ہوتا تو الیکشنز بھی امپیکٹ ہو سکتے ہیں اکانومی کی صورتحال سے, ایک عام آدمی کی جیب کے معاملات کی وجہ سے. پاکستان کی ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ آخری سال میں ہم ریلیف دیتے, لیکن پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کا یہ آخری سال نہیں ہے, آخری سال آنے والا. ٹھیک ہے. دوسری یہ بات کہ ہاں انہوں نے جو سبسڈی دی ہے, تو سبسڈی انہوں نے یہ پہلی نہیں دی ہے, اس کے پہلے بہت ساری سبسڈی وہ اناؤنس کرتے آئے ہیں, اور ٹائملی یہ بھی ضرورت تھی کیونکہ فیول پرائز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ گئی. اگر وہ ریلیف نہیں دیتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی کا شور بہت زیادہ ہے, کموڈیٹیز دنیا کی بڑھی ہوئی ہے اور پوری دنیا سبسڈائز کر رہی ہے, اور پاکستان کوئی اکیلا ملک نہیں ہے, پاکستان بھی اسی طرح کوشش کر رہا ہے
कि अपने बजट से मैक्सिमम जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं उतना। अब अगर आप ये कहें कि इन्होंने क्यों दिया, किधर से दिया, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि इस दफा इनका रेवेन्यू टारगेट एक्सीड कर गए, राइट। तो इनके पास गुंजाइश है। फिर शौकत तरीन साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में उसका ये भी जवाब दिया था कि कुछ पेट्रोलियम कंपनी में हम बड़े डिविडेंड देंगे और उन डिविडेंड से इसको सब्सिडाइज करेंगे। तो देखें, इस वक्त जरूरत है अवाम को रिलीफ देने की। डैडी साहब, आई एग्री, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इसका बाकी चीजों पे इम्पैक्ट होगा? हुकूमत ने सब्सिडी दे दी, अपना काम कर दिया, अब बाकी जितने लोग हैं, ट्रांसपोर्टर्स हो गए, जो भी कमोडिटीज हैं, उनकी कीमतें भी तो कम आनी चाहिए। वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको होता हुआ नजर आएगा, उसके लिए हुकूमत क्या करे? फिलहाल तो आप ये समझें कि जो रिलीफ मिल गया ये बहुत, इस वक्त आप ये एक्सपेक्ट करने जाएंगे कि फर्दर रिलीफ देखें, कमोडिटीज तो हमारी अपनी है, व्हीट हमारा अपना है, शुगर हमारी अपनी है, तो जब इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस बढ़ती है तो इनके पास अपॉर्चुनिटी होती है, और गवर्नमेंट भी जारी बात है व्हीट की प्राइस गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है, तो वो प्राइस भी बढ़ी है 55 रुपीज इस वक्त 55 और 60 के दरमियान व्हीट हो चुका है। तो जारी बात है इसको कन्वर्ट करके आटा आपको और भी महंगाई मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि अवाम पे बोझ पड़ा है, लेकिन लोगों की इनकम भी बढ़ी है, कारोबार की एक्टिविटीज भी बेहतर हुई है, एग्रीकल्चर इसको प्रोडक्ट के पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। तो ये हम नहीं कहते कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल टाइम है, लेकिन हाँ ये हम कह रहे हैं कि लोगों की अर्निंग बढ़ी है, लोगों का बाइंग पावर बढ़ा है, इकोनॉमी की साइज बढ़ी हुई है। अकील करीम डैडी साहब, किसी जगह पर मैंने आपको सुना था ये कहते हुए कि ये जो डिसीजंस इमरान खान साहब ले रहे हैं, इनके आने वाले वक्तों के अंदर बड़े मस्बत असरात होंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, और देरपा असरात होंगे। ये देरपा असरात और मस्बत असरात जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये क्या होंगे? क्या ऐसी पॉलिसी शिफ्ट्स आ गई हैं जो कि विल ब्रिंग अ पॉजिटिव फ्रूट? आपको बताता हूँ, आप ये देखेंगे आपकी आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट बढ़ी है, आप उठा के देखें आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर की हील बढ़ी है, आप उठा के देखें इंडस्ट्री, आपकी एक्सपोर्ट के नंबर बहुत अच्छे आए। इस महीने के नंबर 28 दिन के 2.8 बिलियन से ऊपर आपने एक्सपोर्ट किया है। तो ये आईटी में लोगों को रोजगार मिल रही है, लोगों का फोकस इंडस्ट्री की तरफ है। आप जाके देखेंगे जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन आज हो रही है पहले कभी भी नहीं हुई थी। आपकी टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट आपको ऑर्डर अच्छे मिले हैं, आपकी हाउसिंग सेक्टर पे काम बहुत ज्यादा हो रहा है, आपका अगर ऑटो सेक्टर को उठा के देखें उसमें भी डिमांड गाड़ियों की बढ़ी है, तो लोगों का बाइंग पावर बढ़ा है, लोगों की इनकम बढ़ी है, और ये सारी चीजें इकोनॉमी के लिए अच्छी कहलाती है। ग्रोथ 5% हमने अचीव की है मुश्किल टाइम में, कोविड की सिचुएशन में 5% हमने ग्रोथ हासिल की है। तो ये सारी अच्छी चीजें हैं जो हुई हैं और जिनको हमें मानना भी पड़ेगा, और गवर्नमेंट ने अपनी रीपेमेंट की है। और जो सबसे बड़ी बात है कि पहले उमूमन होता था कि लोग नोटें छापते होते थे, इस गवर्नमेंट ने नोटें छापी नहीं है, ये बोरो कर रही है और बोरो करके उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे कर रही है, और सबसे बड़ी बात कि आपका रुपया आज भी अंडर वैल्यू है। तो ये सारी चीजें जो अच्छी है उसको अप्रिशिएट करें, जो चीजें बुरी है उसको क्रिटिसाइज करने का हक बनता है सबका। राइट। अच्छा, आपके इसी पॉइंट पे डैडी साहब, आपके इसी पॉइंट पर मैं जानना चाहूंगी अशफाक तोला साहब की तरफ, और उसके बाद फिर डॉक्टर फरूख सलीम साहब की तरफ भी। अशफाक तोला साहब, अकील करीम डैडी साहब का एनालिसिस कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इकोनॉमी को समझ के वो डिसीजंस लिए जो मुश्किल डिसीजंस थे, जो कि एक ऐसी जमात जो सिर्फ 5 साल का सोचे वो नहीं ले सकती है, आप अग्री करते हैं या नहीं? देखिए, दो चीजें अकील भाई ने जो चीजें गिनवाई हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, काफी चीजों में बड़ी मुस्बत तब्दीली आई है। मगर मैं ये चीज समझता हूँ कि यही चीज जब कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि कुछ चीजें मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, पहले साल में कर ली। देखिए, जैसे एमनेस्टी की जो बात हुई है, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब, हम जब कहते थे तो बोलते थे यार ये तो अजीब सी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, टैक्स चोरों का साथ देते हैं, तो वही एमनेस्टी आज आपने दी। अब वो होता ना, आने में बहुत देर कर दी, तो वो बहुत देर हो गई है बहुत सारी चीजों में। दूसरी बात यह है कि जो वकील साहब ने कहा कि बिल्कुल के जी नोटें नहीं छापी हैं, मनी सर्कुलेशन वैसे ही बढ़ा है आपका, बोरोइंग हमने नहीं की है। देखिए, अब हमारी बोरोइंग बैंकों से हो रही है और 41 ट्रिलियन पे पहुंच गई।
तो कुछ चीजें बहुत नेगेटिव, जैसे अकील साहब ने भी कहा कि जी अगर कोई नेगेटिव है तो उस पर आपको बिल्कुल पूरी हक है कि आप क्रिटिसाइज करें और जो अच्छी चीजें हैं उस पर तारीफ करें। तो एक एज ए न्यूट्रल मैं कहता हूँ कि तज्जियाकार की मैं यही कहूँगा कि जो चीजें अच्छी थी उनको हम अच्छी कहेंगे। लाइक जैसे हाउसिंग सेक्टर के अकील साहब ने बात की, हाउसिंग सेक्टर में बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसमें बूस्ट आ रहा है, मगर अब किस पेस पे आ रहा है, या वो जो इन्होंने जो पेस रखी थी जो शुरू में वो मेरा ख्याल है मॉर्गेजेस जो आ रही हैं वो हाई वैल्यू की तो आ रही हैं, स्मॉल टिकट मॉर्गेजेस मेरा ख्याल है नहीं आ रही हैं। और इसकी कुछ वजूहत ये भी हैं कि फोरक्लोजर लॉ हमारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। राइट। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, अकील करीम डैडी साहब ने ये जो बात फरमाई है, आपकी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है, लोगों का इंडस्ट्री की तरफ ध्यान है, लोग इस तरफ माइल हैं कि वो उनकी जो कुव्वत खरीद है वो बढ़ी है, तो सर्कुलेशन ऑफ मनी भी बढ़ी है। डू यू अग्री टू ऑल दिस? देखिए अब्दुल करीम डैडी साहब कम से कम पिछले 2 सालों से ऐसे सब्ज बाग दिखा रहे हैं जो हुकूमत के अपने तर्जुमान भी इतने सब्ज बाग हमें नहीं दिखा। अब 41 महीनों के बाद जो नताइज हैं वो बिल्कुल क्लियर सामने नजर आ रहा है। देखिए 41 महीनों की पॉलिसी के बाद, माशी पॉलिसी के बाद, इस वक्त 40% मुल्क की आबादी जो है वो शराय गुर्बत से गिर गई है। ये एक नतीजा है जितनी भी पॉलिसीज उन्होंने बनाई। दूसरा ये आज अभी जो थोड़ी देर पहले फिगर आई है कि पिछले 8 महीनों का जो तजारती खसारा है वो 32 अरब डॉलर का 8 महीने का खसारा आया है। आप सोचिए कि सालाना प्रोजेक्शन पे 50 अरब डॉलर का इस साल तजारती खसारा होने चला है। हाउसिंग सेक्टर का मैं भी बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था, बड़ी खबरें आ रही थी, लेकिन चंद हफ्ते पहले आपने देखा होगा कि मुल्क की सारी बड़ी अखबारों में जो बिल्डर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, उन्होंने खुद से इश्तिहार छपवाए हैं बैंकक्रप्ट होने चले हैं। तो ये नताइज तो बिल्कुल सामने आ गए हैं। जो भी पॉलिसी हुकूमत ने अपनाई थी उसमें गुर्बत में बेतहाशा इजाफा हुआ है, उसमें तजारती खसारे में बेतहाशा इजाफा हुआ है। और एक ज़माने में वज़ीर आज़म साहब 2020 में 2021 तक हमें ये बताते रहे कि अगर आपने माशी एतबार से कोई इशारा देखना है तो आप करंट अकाउंट डेफिसिट का इशारा देख लिया। राइट। अब करंट अकाउंट डेफिसिट जो भी आपने बताया तकरीबन 12 अरब डॉलर का 7 महीने का करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो तारीखी मेरा ख्याल है कि बुलंद तरीन तारीखी अपने रूज पे पहुंचने वाला है। तो 17,000 रुपए की आमदन है, 150 रुपए का पेट्रोल है, 70-75 रुपए का किलो आटा है, 100 रुपए से तजावुज चीनी कर गई है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो 17,000 रुपया औसतन आमदन कमाने वाला जो है वो कैसे घर चलाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही कि अकील करीम डैडी साहब पिछले 2 साल से सब्ज बाग दिखा रहे हैं। अकील करीम डैडी साहब इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे? जी देखिए, डॉक्टर साहब हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, वो जो बात कर रहे हैं, हाँ मैं ये समझता हूँ, मैंने हमेशा पॉजिटिव बात की है। और पॉजिटिव बात मैंने इसलिए की है कि वो दिख भी रही है और हो भी रही है। तो डॉक्टर साहब को चाहिए कि बैलेंस शीटें ले जाए, घर पे ले जाके सारी बैलेंस शीटें पढ़ने के बाद जवाब देते हैं तो उनको पता चल जाता है कि गुर्बत है कि कितनी। एग्रीकल्चर सेक्टर आपका पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है। 4 ट्रिलियन रुपए एक्स्ट्रा बनाए उन्होंने। ये डॉक्टर साहब को जाके पहले स्टडी करनी चाहिए। घर में बैठ के ख्वाब में ये आके बता देते हैं, रात को इनको ख्वाब आता है, सुबह 4,40% लोगों को बेरोजगार बना देते हैं। ये ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त जितनी एक्टिविटीज हो रही है वो आपका जो बिजनेस का हजम उठा के देख लें। ये ट्रेड डेफिसिट तो आया है, इसमें कोई शक नहीं है, करंट अकाउंट डेफिसिट आया है, लेकिन जब कारोबार का हजम बढ़ता है कि तो इसको गुड साइन कहते हैं, इसको बैड साइन नहीं कहते। अब ट्रेड अगर करंट अकाउंट खसारा हुआ है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो पाकिस्तान में पहले भी होता रहा है। लेकिन कारोबार की एक्टिविटीज बढ़ी है, गाड़ियों की सेल बढ़ी है, सीमेंट की सेल बढ़ी है, स्टील की सेल बढ़ी है, मोटर बाइक की सेल बढ़ी है। तो ये जो सेल बढ़ी है ये कोई यूरोप अमेरिका के लोग आके खरीद रहे हैं, सारे पाकिस्तानी खरीद रहे हैं ना। तो ये सबूत इस तरह नहीं दिए जा सकते। इंडस्ट्री में लोगों की सैलरीज बढ़ी है, मिनिमम सैलरीज 25,000 पे लोग 90% लोगों ने कर दी है। अच्छा मेरे पास अकील करीम डैडी साहब, मेरे पास अभी आप और डॉक्टर साहब 180 डिग्री की डायरेक्शन में दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू है। डॉक्टर साहब आप रिस्पॉन्ड करेंगे जो अकील करीम डैडी साहब ने आपके हवाले से बात की? देखिए मईशत कोई पेचीदा चीज नहीं होती, उसको पेचीदा बना के पेश किया जाता है।
عام آدمی جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی آمدن کتنی ہے اور اس آمدن سے وہ کیا اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکتا ہے. گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے بعد مہینے کے بعد جو بجلی کا بل آئے گا کیا وہ پے کر پائے گا. اس وقت حالات ایسے ہیں کہ پچھلے 41 مہینوں میں آٹے کی قیمت میں 100% اضافہ آیا ہے, رائٹ. چینی کی قیمت میں 100% اضافہ آیا ہے. میرے گھر میں جو بجلی کا بل آتا تھا وہ 4 سال پہلے 11 روپے کا یونٹ تھا, آج وہ 28 روپے کا یونٹ مجھے پڑ رہا ہے. اس کے یہ سارے اخراجات کرنے کے بعد کیا آپ کے پاس بچوں کی فیس کا بل پے کرنے کے لیے رہ جائے گا. دیکھیے یہاں پہ یہ کوئی اتنا کمپلیکس ایشو نہیں ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہاں پہ جا رہا ہے, بجٹ ڈیفیسٹ کا کیا حال ہے. یہاں پہ آٹے, چینی, بجلی کا معاملہ ہے. کیا آپ کی آمدن گر رہی ہے کہ آپ کی آمدن بڑھ رہی ہے. 1960 سے لے کے سن 2018 تک پاکستان میں اوسطاً آمدن جو ہے وہ آلموسٹ مسلسل بڑھتی رہی ہے. یہ پچھلے 3 سالوں میں وہ مسلسل گر رہی ہے. تو پاکستانیوں کے اوپر تو ایک دو دھاری تلوار چلی ہے, ایک تو آمدن گرنا اور ساتھ ہی ساتھ مہنگائی کا یہ حال جو پہلے کبھی پاکستانیوں نے دیکھا نہیں ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ, لیکن ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. عقیل کریم ڈیڈی صاحب تھینک یو سو مچ. اشفاق تولا صاحب تھینک یو سو مچ. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد پھر بات کریں گے یوکرین کے اندر پھنسے پاکستانیوں کی. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے اکانومی کی بات کر رہے تھے, اب ہم بات کریں گے یوکرین کے اندر پھنسے ہوئے پاکستانی طلبا کی. بہت سارے پاکستانیوں کو ایویکویٹ کر لیا ہے ایمبیسی نے. بہت کم پاکستانی ہیں جو کہ پھنسے ہوئے ہیں, لیکن جو پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے معاملات بڑے مشکل جا رہے ہیں. اور اوپر سے پولینڈ کے اندر جتنے بھی طلبا جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں تو پولینڈ کی طرف سے ویسے بہت ساری ریسزم ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی وہ سیاہ فام یوکرینینز کو بھی کراس کرنے میں مشکلات ان کو آ رہی ہیں. ہمارے ساتھ ایمبیسڈر نوئل کھوکھر صاحب ہیں جو کہ پاکستانی ایمبیسڈر ہیں یوکرین کے اندر, جو کہ تمام انتظامات کو دیکھ رہے ہیں. ان سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں سوال. ایمبیسڈر صاحب, فرسٹلی تھینک یو فار جوائننگ می ان دی شو. لیکن پہلا سوال ہی میں آپ سے وہ کروں گی جو کہ پاکستانی مائیں اور پاکستانی سوشل میڈیا پر بھی پوچھ رہے ہیں, وہ یہ کہ جتنے پاکستانی طلبا پھنسے ہوئے ہیں یوکرین کے اندر ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, وہ کب واپس آئیں گے, ان کی ایویکیویشن کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی السلام علیکم. پاکستان میں جو اسٹوڈنٹس پھنسے ہوئے تھے, پاکستان کمیونٹی کے بھی لوگ, ابھی تک ہم نے 1157 لوگوں کو یوکرین سے ایویکویٹ کر دیا ہوا ہے, سیفلی کر دیا ہوا ہے. ابھی اور اسٹوڈنٹس بھی آ رہے ہیں پیچھے اور پاکستان کمیونٹی کے ممبرز ہیں, ہم یہاں موجود ہیں, ہم سیفلی ایویکویٹ کریں گے. اسٹوڈنٹس اور پاکستانی جو پہنچ رہے ہیں لویو کے اوپر اور ترنوپل کے اوپر, لویو پہ ہم ان کو ریسیو کرتے ہیں, کھانا دیتے ہیں, بس پرووائڈ کرتے ہیں, بس ان کو کراسنگ پوائنٹ تک چھوڑ کے آتی ہے. یا وہ اگر رومینیا جا رہے ہوں تب بھی, یا اگر انہوں نے ہنگری جانا ہے یا سلوواکیہ جانا ہے تو ہم اب اس ریسیپشن پوائنٹ سے آگے ہم بسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اس سے آگے جو پولینڈ کا خاص طور پہ, چونکہ دیٹ از دا فیوریٹ لوکیشن, ہر کوئی وہاں جانا چاہ رہا ہے, تو اس کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو 8 کراسنگ پوائنٹس ہیں وہ 2 میں سے 2 پاکستان کے لیے ہیں اور ان کی کیپیسٹی سارے 8 کراسنگ پوائنٹس کی لمیٹڈ ہے. 25-30 ہزار ایک وقت میں دن میں ڈیل کرتے ہیں, لیکن پچھلے 5 دن سے لگاتار اس میں جہاں پہ ان کی کیپیسٹی 25 ہزار ہے, لوگ وہاں پہ موجود تقریباً 4 لاکھ کے لگ بھگ لوگ موجود رہے ہیں. اور اس میں سے 3-3.5 لاکھ تو صرف یوکرینینز ہیں جو ان کے فگرز میں اب تک ایویکویٹ ہوئے ہیں. تو وہاں پہ کنجیشن ہے بہت زیادہ, اور اس کنجیشن کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے اور مائیں بھی اور بچے پریشان ہو رہے ہیں. لیکن میں یہ تسلی دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان کو وار زون سے نکال لیا ہے, سیف پیسج لے آئے ہیں اور یہاں پہ وہ سیف ہیں. ایلیمنٹس کے اگینسٹ ضرور ہے کہ ویدر خراب ہے, ٹھنڈا ہے, اس کے لیے ان کو بریو کرنا پڑتا ہے, لیکن اس کے بعد ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہ کراس کر کے چلے جاتے ہیں. اور آگے ہماری وارسا کی جو ایمبیسی ہے وہ ان کو ریسیو کر رہی ہے, ان کو بڑے اچھے طریقے سے رکھ رہی ہے. ایمبیسڈر صاحب, ٹو بی ویری اسپیسیفک اباؤٹ دا نمبرز, مجھے یہ بس بتا دیجیے گا کہ ہمارے کتنے طلبہ ہیں جو کہ ابھی بھی یوکرین کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اور ایک بار دوبارہ بتا دیجیے گا کہ کتنوں کو ہم ایویکیویٹ کر چکے ہیں ابھی تک. جی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 1157 ہم تب ایویکویٹ کر چکے ہیں,
70 के करीब इस वक्त बॉर्डर पॉइंट्स पे मौजूद हैं। अबाउट 50 स्टूडेंट्स और पाकिस्तान कम्युनिटी के लोग हैं जो इस वक्त दे आर ऑन देयर वे टू लवीव और तरनोपल, और इनको हम शाम तक रिसीव करेंगे और फिर इसके आगे भेजेंगे। एग्जैक्ट नंबर्स अभी जो हमारे पास हैं यही मैंने आपसे शेयर किए हैं। हम यहाँ पे काम करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक तमाम पाकिस्तानी सेफली यहाँ से एग्जिट नहीं कर। राइट अच्छा एम्बेसडर साहब, तलबा के अलावा, क्योंकि खबरें तो ज़्यादा तलबा की आ रही हैं, लेकिन तलबा के अलावा कोई पाकिस्तानी उधर हैं जो कि या तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उधर गए हों या फैमिलीज उधर शिफ्ट हुई हों, कोई ऐसे पाकिस्तानी हैं? जी, यूक्रेन में तकरीबन 4,000 के लगभग पाकिस्तानी थे जो यहाँ पे मुख्तलिफ़ वजह से सेटल थे या रह रहे थे या काम कर रहे थे। हमने जब एम्बेसी ने हालात ख़राब हो रहे थे तो हमने 2-3 हफ़्ते पहले एडवाइज़री दी थी, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानीज़ जो यहाँ पे थे वो छोड़ के चले गए थे। इस वक्त जो हमारे पास स्टूडेंट्स के जो एस्टिमेट थे वो 700-800 के लगभग थे, और अभी जो मैंने नंबर्स दिए हैं इसमें 400-500 पाकिस्तानी हैं जो इसमें हमने उनको इवैक्यूएट किया है, और यही मेरा ख्याल इनका मैक्सिमम नंबर होगा। अगले 1-2 दिन में हम अपनी इस इवैक्यूएशन को तकरीबन 90-95% कंप्लीट कर लें। राइट वी होप दैट हैपन्स। लेकिन बस साहब, मुझे आपकी वो वाली स्टेटमेंट भी याद है कि हालात कशीदा हो रहे थे और उस टाइम पे आपने फरमाया था कि हमारे स्टूडेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई मामलात बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं हो रहे, एंड किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि वॉर इस तरह से आगे बढ़ेगी या वॉर की तरफ भी मामला बढ़ेगा। कशीदगी तक तो ठीक था, लेकिन क्योंकि आपकी मुलाकातें होती रहती हैं यूक्रेन के आला ओहदेदारान से भी, क्या यूक्रेन में टॉप हरारकी को ये खदशा था या ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि जंग इस तरीके से होगी या जंग होगी भी? जी, यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स तो हमारे जो थे वो तकरीबन 3,000 थे, लेकिन जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, यानी कि 18,000 के लगभग वो स्टूडेंट्स थे, और उसमें से कुछ तो मौजूद नहीं थे जो ऑनलाइन क्लासें कर रहे थे, बाकी सारे यहाँ मौजूद थे। जब 1 माह पहले इंडियन हाई कमीशन ने एम्बेसी ने यहाँ पे एडवाइज़री दी तो हमारे बच्चों में बहुत परेशानी आ गई थी, और ये जो मेरे जिसको आप मुझे कोट कर रहे हैं ये उस वक्त मैंने कहा था, क्योंकि उस वक्त हमने जो अपना मशवरा किया था सारों से, उसमें इतनी ज़्यादा थ्रेट हमें नज़र नहीं आ रही थी उस स्टेज के ऊपर। तो वही तकरीबन 3-4 हफ्ते की बात है पहले की आप उस वीडियो को कोट करें, जिसमें मैंने इनको पहले तसल्ली दी थी। मैंने कहा था तसल्ली करें, मैं आपको लिए हमने प्लान, फिर बाद में दूसरी दफ़ा मैंने एक जूम मीटिंग कॉल करके इनके साथ सबको प्लान एक्सप्लेन किया था इवैक्यूएशन का, ताकि ये इनमें बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो जाए। जहाँ तक आपका तल्लक है कि ये जंग की एस्टिमेशन नहीं थी, जंग बिल्कुल हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था तकरीबन 1 माह से, और हम भी इसको अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन उनकी सबकी अप्रिसिएशन में यही था कि जंग शुरू होगी मशरक़ी इलाके से, वहीं पे महदूद रहेगी, और वहाँ से फिर अगर फैलेगी भी तो कीव तक आएगी या साउथ में खैरसान के एरिया में रहेगी। 24 तारीख को जो पहला अटैक हुआ है वो हुआ ही कीव से है, और सब लोग सरप्राइज हो गए थे इस अटैक से। हम भी सरप्राइज हुए थे, इनकी गवर्नमेंट खुद सरप्राइज हो गई थी, और वो फिर ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल हो गई थी अगले 10-12 घंटे के लिए, ऑल्दो उन्होंने रिकवर कर लिया था उसके बाद, और हमारे साथ कॉन्टैक्ट्स जिनके थे वो भी डिसफंक्शनल हो गए थे सरप्राइज एलिमेंट की वजह से। उसके बावजूद हमने उसी दिन से बच्चों को अपने एवैक्यूएशन प्लान के मुताबिक निकालना शुरू कर दिया था, एंड देख लें कि हमने 3-4 दिन के अंदर हमने बल्क स्टूडेंट्स का निकाल दिया है, सेफ पैसेज दिया है टू क्रॉस फ्रॉम द वॉर जोन। आप वीडियोस की फुटेजेस वगैरह टीवी पे देख रही होंगी इन तमाम हालात में, और जहाँ खरकीव जहाँ हमसे ज़्यादा बच्चे निकाले हैं वो तकरीबन 800 किलोमीटर का फासला है ट्रेन के ज़रिए उनको लेके आना। वहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हमने अपॉइंट किए थे वो काम कर रहे हैं, वो बच्चों को इकट्ठा करते हैं और खरकीव ट्रेन के स्टेशन पे लेके आते हैं और वहाँ से उनको बोर्ड कराते हैं। यहाँ पे जो हमारे लवीव और तरनोपल पे हम खुद हैं, तरनोपल पे, लवीव पे भी हम खुद हैं, तो हम उनको रिसीव करते हैं और आगे भेजते हैं। एंड वी डू अप्रिशिएट दैट एम्बेसडर साहब कि आप लोगों की टीम दिन रात काम कर रही है। बहुत सारी तनकीद तो आपको सुनने को मिलती है, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक आप लोग दिन रात काम कर रहे हैं और एवैक्यूएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। वॉर जोन से वैसे भी एवैक्यूएट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अभी बहुत सारे पाकिस्तानी जो यूक्रेन में हैं और उनकी फैमिलीज जो इधर मौजूद हैं वो आपको देख रही हैं। एम्बेसडर साहब, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम सबके लिए यही है कि आप इस बात को देखें कि हमने तकरीबन 1150-57 लोगों को निकाला है और सेफली निकाला है। रास्ते में परेशानियां ज़रूर हैं, लेकिन पहली चीज़ तो अपनी जान को बचाना है
اور اس کو ہم نے انشور کیا ہے کہ کسی کو کچھ نہ ہو. اور پیغام میرا سب کے لیے یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اطمینان رکھیں. ہم ہر لحاظ سے مدد کر رہے ہیں. یہ ہمارا ایمبیسی ہے. میرے پاس صرف 3 لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اور پاکستان جتنا ملک ہے بڑا، یہ یوکرین پھیلے ہوئے ہیں. تمام یونیورسٹیز جو ہیں پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں، جہاں سے ہم ان کو اکٹھا کر رہے ہیں، یہاں لا رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ یہ خود آ رہے ہیں، ٹرین بھی اور بسز بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. کیو میں جتنی موومنٹ ہوئی ہے اس میں زیادہ تر ہم نے بسز خود پرووائڈ کی ہیں. تو ایمبیسی جو ہے فل کنٹرول میں ہے چیزوں کے. حالات مشکل ہیں. بچوں کے ساتھ میں ایمپتھائز کرتا ہوں، خاص طور کراسنگ پوائنٹ کے اوپر ان کو کافی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے. وہ شاید جب وہ زیادہ ہوتا ہے تو پیرنٹس کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں اور وہ پیرنٹس اور پریشان ہو جاتے ہیں. تو میں پیرنٹس کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایمبیسی از فلی ان کنٹرول آف ایوری تھنگ. بچوں کو ضرور ہے کہ وہ پریشانی ہوتی ہے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ بچے تمام کے تمام ایک ہی ملک جانا چاہ رہے ہیں. یہاں پہ ویٹ ٹائم جو یوکرینینز کے لیے ہے پولینڈ کے، وہ 50 آورس کا ویٹ ٹائم ہے ایٹ ایوری کراسنگ پوائنٹ فار یوکرینینز. اور جو بچوں کو ہم کنونس کرتے ہیں کہ آپ رومینیا چلے جائیں، آپ ہنگری چلے جائیں، آپ سلواکیہ چلے جائیں، ہم بسز دے رہے ہیں آپ کو، وہاں بچے 2 گھنٹے میں کلیئر ہو رہے ہیں. آپ کسی کا انٹرویو کر کے دیکھ لیں جنہوں نے کراس کیا ہے. اس کے بعد اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ان بچوں کو یہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، وہ سب ایک ہی طرف ڈائریکٹ کرتے ہیں، یا پیرنٹس ان کو ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ آپ ادھر چلے جائیں، فلانا رشتہ دار ہے، اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کر پائیں ساری جگہوں پہ تو ہمارے انتظامات رومینیا میں، ہنگری میں، سلواکیہ میں بہت بہتر ہیں، ادھر بھی بہت بہتر ہیں. لیکن یہاں چونکہ رش نہیں ہے تو بڑی جلدی کلیئرنس ہو رہی ہے. ان ایلیمنٹ سے بچ جاتے ہیں بچے. لیکن بچے چونکہ ایک دوسرے کے پیئر پریشر میں ایسا کرتے ہیں، تو یہ بچوں پیرنٹس ہیں کہ آپ کام رہیں، بچوں کو بھی آپ تسلی دیں. کچھ نہیں ہوگا، ویدر ہے، بریو کریں گے اور نکلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سارے پاکستانیوں کو بالکل بحفاظت یہاں سے نکال دیں گے. انشاءاللہ. بس صاحب، میری آپ کے لیے بھی، آپ کے جو عملہ ہے ایمبیسی کے اندر، اس کے لیے بھی، پاکستانی جو بچے اور فیملیز ادھر ہیں ان کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے گھر واپس آئیے اور خیر خیریت سے یہ تمام کا تمام جو معاملہ ہے یہ گزر جائے. مشکل، کٹھن اور کافی زیادہ گمبھیر گھڑی تو ضرور ہے، لیکن وی ول بریو دس انشاءاللہ تعالی. ایمبیسڈر صاحب، thank you so much for joining me in the show. It was a pleasure having you. We all pray for every Pakistani that is in Ukraine at this point in time. انیکا نثار کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.